हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो 12th क्लास का लेसन है पॉलिटिकल साइंस लेसन 3 पार्ट 1 जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि न्यायपालिका। न्यायपालिका में आप पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय का गठन, कार्य और न्यायिक पुनरावलोकन। ये आपके लेसन का जो नाम है इसमें आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय क्या है, सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से जजों की नियुक्ति की जाती है और किस प्रकार से सरकार का हस्तक्षेप न्यायपालिका में बढ़ता जा रहा है, वो आप सभी इस वीडियो में जान पाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय को आप उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, इसको उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है, उसको सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। ये तीनों एक ही नाम है, तीनों का मतलब एक ही होता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तीनों एक ही है, ठीक है, इनको याद रखिए। सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश में कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो वर्ष 1950 में अस्तित्व में आया था। हमारा जो वर्तमान में जो आप सर्वोच्च न्यायालय देखते हैं, उच्चतम न्यायालय देखते हैं, उसका जो वर्तमान स्वरूप है वो 1950 यानी कि 28 जनवरी 1950 को हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो वर्तमान में अस्तित्व में आया था। इससे पहले क्या सर्वोच्च न्यायालय नहीं था? इसके पहले भी था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार देश में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो उन्होंने भारत में रेगुलेटिंग करने के लिए, उनमें कंट्रोलिंग करने के लिए भारतीयों के लिए एक नियम बनाया जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। और ये देश का, भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया पहला रेगुलेटिंग एक्ट था। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी और पहला जो संघीय न्यायालय बना था वो 1774 ईस्वी में बनाया गया था, यानी कि लाया 1973 में बिल। ये बिल जो था, ये जो एक्ट था, ये एक्ट लाया गया था 1773 में, और पहला जो न्यायालय बना था वो 1774 में बनाया गया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। संघीय न्यायालय की व्यवस्था यानी कि 1773 में कर दी गई थी। 1773 में ही क्या है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय जैसी संस्था हुआ करती थी। इस बात को आप समझे, यानी कि 1773 में क्या है, 1773 में आज से कम 300 साल पहले से क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व था। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, संघीय न्यायालय था। इसके बाद जो अंतिम हम वर्तमान स्वरूप देखते हैं वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का स्वरूप हुआ है 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है। 1935 में भारत शासन अधिनियम अंग्रेज सरकार का, ब्रिटिश सरकार का लाया गया अंतिम विधेयक था। और इसमें भी क्या है, संघीय न्यायालय की बात की गई थी। ये संघीय न्यायालय ही था, हम इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकते, हम इसको उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय नहीं कह सकते थे। क्यों नहीं कह सकते थे? क्योंकि ये संघीय न्यायालय था, इसके तहत आगे यानी कि प्रीवी कोर्ट में इसकी अपील नहीं की जा सकती थी। यानी कि ये क्या है, फेडरल कोर्ट था, डेट इज ओनली फेडरल कोर्ट, इट इज नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये क्या है, ये केवल और केवल क्या है, संघीय न्यायालय था, फेडरल कोर्ट था। और इस फेडरल कोर्ट की स्थापना जो की गई थी यानी कि 1937 में बिल, ये जो बिल था ये आया था, और 1935 में बिल आया था। 1937 में क्या है, इसका गठन किया गया और इसके जो पहले चीफ जस्टिस बने थे वो बने थे मॉरिस गेर। मॉरिस गेर क्या थे, पहले इस बिल, इसके भारत के पहले क्या थे, न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे। और इस न्यायाधीशों के साथ में 4 अन्य न्यायाधीश और थे जो जिसमें हीरालाल जे कानिया भी था। हीरालाल जे कानिया वही व्यक्ति है जो आगे चलकर भारत के प्रथम न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे जो स्वतंत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। मॉरिस गेर पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। इनके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश और बनाए गए थे, यानी कि 3+1+3 यानी कि 3 क्या थे, अन्य न्यायाधीश थे, 1 क्या था, मुख्य न्यायाधीश था। इस तरह से 4 न्यायाधीश थे टोटल। और इन 4 न्यायाधीश में एक भारतीय भी था। अंतिम इसका जो फेडरल कोर्ट बनाया गया था इसमें एक भारतीय था जो हीरालाल जे कानिया था, जो बाद में क्या है 1950 में, 28 जनवरी 1950 में भारत का मुख्य न्यायाधीश बनने वाला है। तो 1935 में भारत शासन अधिनियम लाया गया था, 1937 में इसका गठन किया। मॉरिस गेर पहले इसके चीफ जस्टिस बने। अब बात करते हैं हमारे वर्तमान के जो सर्वोच्च न्यायालय, इसके बारे में बात करते हैं। हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, वर्तमान का जो सर्वोच्च न्यायालय आप देखते हैं वो 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। जो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, आप जानते हैं, सभी इस बात को परिचित हैं। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे आप मनाते हैं, स्कूल में सब जगह पूरे देश में मनाया जाता है। 26 जनवरी को जब संविधान लागू किया गया उसके 2 दिन बाद ही 28 जनवरी 1950 को भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था।
जब गठन किया गया, गठन हो गया सर्वोच्च न्यायालय का। अब सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के अनुसार जो बात करते हैं वो है अनुच्छेद 124 के तहत, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 के तहत 1+7 यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। इस बात का उल्लेख संविधान में ये किया गया था। जो हमारा संविधान है, मूल संविधान, उसमें आज भी यही लिखा हुआ है कि भारत में क्या होगा, एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा, 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, यानी कि 8 टोटल न्यायाधीश होंगे। कितने न्यायाधीश होंगे? 8 न्यायाधीश होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश होगा, 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान में भी यही हमारे संविधान में ऐसा ही लिखा हुआ है, यानी चेंज नहीं किया गया है। लेकिन समय समय पर संसद ने जजों की संख्या में वृद्धि की। आप जानते हैं सभी, वर्तमान में जो है 1+30 है, यानी कि 31 क्या न्यायाधीश हैं। ये क्या था, यानी कि 8 थे, 8 के बाद 14 हुए, 14 के बाद 17 किए गए, 17 के बाद 26 किए गए, और वर्तमान में आप 30 देखते हैं, 31 न्यायाधीश देखते हैं। संसद जजों की संख्या में नियुक्ति करने के संबंध में कोई संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। जजों को नियुक्त ऐसे ही एक साधारण बिल लाकर संसद चाहे तो इनके न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। यानी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? न्यायाधीशों के संबंध में, न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में पहल कौन करेगा? न्यायाधीशों को क्यों हटाया जाएगा? न्यायाधीशों को किस प्रकार से हटाया जाएगा? जज का ट्रांसफर किस प्रकार से किया जाएगा? किसी भी जज को हटाना हो, किसी को जज बनाना हो, ये सब निर्णय कौन लेगा? ये सब जिम्मेदारी किसकी होगी? ये सारी जिम्मेदारी संसद की है। किसकी है? संसद किसी भी व्यक्ति को किसी भी कोर्ट का, किसी भी सुप्रीम कोर्ट का, किसी भी हाई कोर्ट का जज बना सकती है, उसका ट्रांसफर कर सकती है, उसको निलंबन उसको कर सकती है, उसको सस्पेंड कर सकती है, उसको पूरी तरीके से उसका जो कार्यकाल है उसको समाप्त कर सकती है। संसद चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ऐसे मामलों में केवल और केवल जो अधिकार दिया गया है वो किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। लेकिन इतना आसान नहीं है किसी जज को हटाना, इसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया चलती है। जज को नियुक्त करना बहुत आसान है, किसी भी व्यक्ति को जज बनाना बहुत आसान है। जैसे सरकार ने चाहा कि इस व्यक्ति को जज बनाना चाहिए, हालांकि जजों की नियुक्ति किस प्रकार होती है वो हम अगले वाले वीडियो में आपको ढंग से समझेंगे कि जज किस प्रकार से बनाए जाते हैं, भारत में कौन व्यक्ति जज बन सकता है और किस प्रकार उनको हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया और जज बनाने की प्रक्रिया में बहुत अंतर है। बनाना आसान है, हटाना बहुत ही मुश्किल है। हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जो बहुत लंबी प्रक्रिया है। यानी कि किसी व्यक्ति को एक बार जज बना दिया, यानी कि वो जज बना रहेगा, यानी कि तब तक जब तक पूरी प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया जाता तब तक उसको हटाया नहीं जा सकता। अनुच्छेद 124 के तहत 1+7 यानी कि 8 न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट में। वर्तमान में कितने हैं? ये वर्तमान में जो जजों की संख्या है वो कितनी है? 1+30 यानी कि 31 न्यायाधीश वर्तमान में है। अब देखिए, न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या होगी? कौन व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता है? यानी कि योग्यता, किसी व्यक्ति को न्यायाधीश बना जा सकता है क्या? नहीं, किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई है। वो योग्यताएं कौन कौन सी है? पहली योग्यता जो क्या है, वो भारत का नागरिक हो, यानी कि पहला व्यक्ति क्या हो? भारत का नागरिक हो, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। दूसरी बात क्या है? हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, यानी कि 5 वर्षों तक वो न्यायाधीश किसी हाई कोर्ट में रहा हो, किसी भी देश के किसी भी हाई कोर्ट में रहा हो। 24 हाई कोर्ट भारत में है। 24 हाई कोर्ट कितने हैं भारत में? 24 हाई कोर्ट भारत में अभी वर्तमान में। इन 24 हाई कोर्ट में से किसी भी एक कोर्ट का वो क्या हो? न्यायाधीश रह चुका हो, या अगर न्यायाधीश भी नहीं है, किसी भी हाई कोर्ट में 24 हाई कोर्ट्स में से 10 वर्षों तक वो अधिवक्ता यानी कि वकील के रूप में वो काम कर चुका हो, यानी कि सीनियर वकील वो रह चुका हो किसी भी हाई कोर्ट का। इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को जज बनाया जा सकता है। इन दोनों आधारों पर भारत का नागरिक होना एक, ये क्या है? ये एक पहली शर्त है। दूसरी शर्त, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो और 10 वर्षों तक उसने वकालत की हो, यानी कि अधिवक्ता वो रह चुका हो। इस तरह से ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट में जजों को बनाया जा सकता है, उसको जज नियुक्त किया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय आप पढ़ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन आपने देखा किस प्रकार से होता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत किया जाता है, जिसके तहत 1+7 यानी कि जजों का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 1+30 यानी कि 31 जज वर्तमान में है। सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो हीरालाल जे कानिया थे। इनको सर्वोच्च न्यायालय का जनक, सर्वोच्च न्यायालय के संस्थापक के रूप में इनको माना जाता है। एक भी महिला आज तक सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, लेकिन मीरा साहिब फातिमा बीबी पहली महिला है जो सर्वोच्च न्यायालय की जज बनी है। मुख्य न्यायाधीश की पोस्ट तक वो नहीं पहुंची है, यानी कि मीरा साहिब फातिमा बीबी पहली महिला है जो क्या है? पहली जज बनी है सर्वोच्च न्यायालय की। आज तक कोई भी महिला क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है।
वर्तमान समय में 2 महिलाएं क्या है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश है, जिसमें पहली जो महिला है वो ज्ञानसुधा मिश्र, वर्तमान में ज्ञानसुधा मिश्र है, और रंजना प्रकाश देसाई, ये दोनों महिला वर्तमान में क्या है सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश है। मुख्य न्यायाधीश नहीं है, न्यायाधीश है। एक महिला का एक नाम और आता है लीला सेठ। किसी भी जो हाईकोर्ट है, यानी 24 हाईकोर्ट है, इन 24 हाईकोर्ट में से एक हाईकोर्ट है शिमला हाईकोर्ट। उस शिमला हाईकोर्ट की ये न्यायाधीश रह चुकी है। और कौन? लीला सेठ हाल ही में जो अभी महिला उत्पीड़न का जो मामला की जांच करने के लिए आयोग बनाया गया, उसके अध्यक्ष भी है, इस बात को भी ध्यान रखें। लीला सेठ क्या है? महिला उत्पीड़न और जो इनके जो शिकार, इनकी जांच करने के लिए एक आयोग बनाया गया, महिला उत्पीड़न आयोग, उसकी अध्यक्षता भी ये कर रही है। वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो है सुनील सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो है हीरालाल जे कानिया, जो क्या है सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के संस्थापक, उसके नींव रखने वाले पहले व्यक्ति हीरालाल जे कानिया थे। फातिमा बीबी पहली महिला है जो सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है। वर्तमान में अरविंद बोबड़े सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। अरविंद बोबड़े वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। अरविंद बोबड़े ये वर्तमान में क्या है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हीरालाल जे कानिया जो थे प्रथम न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित, आपको पता है। और किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति से परामर्श करना आवश्यक है। और जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति से परामर्श लेगा, राष्ट्रपति के परामर्श को स्थगित कर सकता है, राष्ट्रपति के परामर्श को रोक सकता है। राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के बीच में जो भी बातें हैं वो गोपनीय रखी जाती है। राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश को क्या परामर्श दिया, राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश ने क्या परामर्श दिया, मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति को क्या परामर्श दिया, ये दोनों क्या है गोपनीय रखे जाते हैं, कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं। और इनको लेकर किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता परामर्श को लेकर, और न ही ये एक दूसरे के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, और न ही राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श, सुप्रीम कोर्ट के जो जज है मुख्य न्यायाधीश है उसके परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये तो थी सर्वोच्च न्यायालय का स्ट्रक्चर, आपने जाना। तो अब बात करते हैं जो भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो किस प्रकार होती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, इसके बारे में बात करते हैं। न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा इनके बारे में किस प्रकार से जजों के बारे में परामर्श दिया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। जज की नियुक्ति किस प्रकार होती है, किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को जज बनाया जा सकता है, जज बनने की योग्यताएं वो आप जान चुके हैं। यानी कि अब जजों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। जजों की नियुक्ति एक कॉलेजियम मंडल बनाया जाता है, उसके माध्यम से होती है। उस कॉलेजियम को हम पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे, अगले वाले वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। यानी कि जजों की जजों की नियुक्ति भारत में कॉलेजियम के माध्यम से की जाती है। मुख्य न्यायाधीश के पद जब रिक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होता है उसको क्या है मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है। जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसको क्या है भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। वर्तमान में अरविंद बोबड़े क्या है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। जो अन्य न्यायाधीश हैं उन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर एक कॉलेजियम चयन मंडल जो होता है उसके माध्यम से की जाती है। वो चयन मंडल किस प्रकार से काम करता है उसका पूरा स्ट्रक्चर हम समझेंगे। चयन मंडल के परामर्श पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, जिसमें जिस चयन मंडल का जो अध्यक्ष, ये कॉलेजियम सिस्टम है, इस कॉलेजियम का जो अध्यक्ष है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, और उसके जो बाकी मेंबर हैं वो और सीनियर जज होते हैं। ये जज ही क्या करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। ये सभी इन जजों के माध्यम इस पैनल के माध्यम से बाकी सभी जजों की नियुक्ति की जाती है। तो चयन मंडल के माध्यम से इनकी नियुक्ति हो गई। अब इनको शपथ कौन दिलाएगा? सभी न्यायाधीश, सभी का मतलब सभी न्यायाधीश जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी है, सभी न्यायाधीश अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं और संविधान की रक्षा, उसके प्रति सच्ची निष्ठा और आस्था बनाए रखने की शपथ लेते हैं। संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, आस्था और लोगों में उसका विश्वास बना रहे, इसकी शपथ लेते हैं सभी न्यायाधीश। सभी न्यायाधीश में सर्वोच्च न्यायालय और क्या सभी न्यायाधीश लेते हैं। और ये सभी न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेंगे। किसके समक्ष? राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति एक लिखित दस्तावेज इनको के माध्यम से शपथ दिलाएगा कि हम भारतीय संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, आस्था
बनाए रखेंगे, कभी घोटाला वोटाला नहीं करेंगे, कभी अपने पक्ष में द्वेष में आकर के ऐसा कोई निर्णय नहीं करेंगे जो क्या है जो न्याय की जो अवमानना है, उसको न्याय जिस पर टिका हुआ है उसकी मूलभूत संरचना का उल्लंघन करता है, जो न्याय को डिसबैलेंस करता है, ऐसा हम काम नहीं करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश इस कॉलेजियम सिस्टम का अध्यक्ष होता है, आपको बताया मैंने, और सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य न्यायाधीश इसके सदस्य होते हैं, ये भी आपने जाना। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कॉलेजियम की सिफारिश को मानना अनिवार्य माना जाता है, यानी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो ऐसी स्थिति में क्या है, कॉलेजियम की जो सिफारिश है उसको मानना ही पड़ता है। यानी कि कॉलेजियम ने जो सिफारिश करती है कि इस व्यक्ति को जज बनाना है, इस व्यक्ति को जज नियुक्त करना है, तो नियुक्त करना ही है। कॉलेजियम ने सिफारिश की, यानी कि मुख्य न्यायाधीश ने सिफारिश की है कि इस व्यक्ति को जज बनाना है तो बनाना ही पड़ेगा, सरकार उससे मना नहीं कर सकती। वर्तमान में सरकार के द्वारा एक जो 98वां संविधान संशोधन भी किया गया, संविधान में 98वां संविधान संशोधन इस कॉलेजियम सिस्टम जो है ना इसको समाप्त करने के लिए, इसको कम प्रभावी बनाने के लिए बनाया गया था कॉलेजियम सिस्टम। इस कॉलेजियम सिस्टम के तहत ये प्रावधान किया गया कि ये जो कॉलेज चयन मंडल है, इस चयन मंडल में एक विधि मंत्री होता है, देश का कानून मंत्री होता है, इसको भी क्या है, इसका सदस्य बना दिया जाए। इस वजह से क्या है ये बिल लाया गया था। किस प्रकार से लाया गया वो हम अगले वाली वीडियो में बात करेंगे, जजों की नियुक्ति के बारे में। ये आयोग क्या है, एक चयन मंडल और जजों को हटाने और उनकी नियुक्ति के संबंध में काम करेगा और उसमें विधि मंत्री की सदस्यता इसमें चाहता है। इसलिए 98वां संविधान संशोधन वर्ष 2018 में किया गया, जिसको चयन मंडल को कम प्रभावी करने के लिए। शपथ आपने जान ली, शपथ क्या है, सभी न्यायाधीश पद और गोपनीयता शपथ लेते हैं। शपथ का प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है, संविधान में कोई स्पष्ट ऐसा नहीं है कि तो दूसरे अनुसूची में जो शपथ बताई गई है उसी के तहत सभी न्यायाधीश शपथ लेंगे। लेकिन वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और न्यायाधीश जो अन्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेते हैं, ये सब आपने पढ़ा। न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की उम्र है वो सेवानिवृत्ति की उम्र जो 65 वर्ष निर्धारित की गई है। मुख्य न्यायाधीश के लिए 65 वर्ष है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो भारत का होगा वो अपने पद पर 65 वर्ष तक बना रह सकता है और अन्य न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है। न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में अनुच्छेद 124(7) के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(7) इस तरह से लिखते हैं अनुच्छेदों को, आप ध्यान में रखें। अनुच्छेद 124(7) के तहत महाभियोग जैसी प्रक्रिया को लाया जाएगा किसी भी जज को हटाने के लिए, और इस प्रक्रिया के तहत पहले लोकसभा में चर्चा होगी, फिर राज्यसभा में चर्चा होगी, फिर उसके बाद में राष्ट्रपति उस व्यक्ति को अपना पद छोड़ने के लिए कहेंगे। इस प्रकार से ये जजों को हटाने की प्रक्रिया है। ये प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले संबंधित जज को ये बताया जाता है कि आपको हम हटाना चाह रहे हैं, आपके खिलाफ हम सदन में क्या है जो महाभियोग ला रहे हैं। जज को इस बारे में सूचना देना अनिवार्य है, संबंधित जज को ये बताना पड़ेगा। और जज को अपना पक्ष जानने का अधिकार भी है। जिस जज को सरकार हटाना चाहती है, संसद हटाना चाहती है, तो उस जज को ये पूछने का अधिकार है कि मुझे क्यों हटाया जा रहा है। वो अपना पक्ष रख सकता है, सदन में अपना पक्ष रख सकता है। देश में एक बार ऐसी स्थिति आई थी, आपको पता नहीं होगा। सौमित्र सेन जो थे जज थे, सौमित्र सेन के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव महाभियोग लाया गया था। महाभियोग लाया, सदन में चर्चा हुई, लोकसभा ने सौमित्र सेन को हटाने के लिए इस बिल को पास कर दिया। लोकसभा में चलिए बिल पास हुआ, राज्यसभा में गया। जब सौमित्र सेन को पता चला कि अब तो पद छोड़ना पड़ेगा, तो राज्यसभा में चर्चा होने से पहले एक दिन पहले उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि उसने पद पहले ही छोड़ दिया, इसलिए इस पर चर्चा नहीं हुई। सौमित्र सेन पहले व्यक्ति थे जिसपे महाभियोग लाया गया था। तो इस वीडियो में आपने सर्वोच्च न्यायालय के जजों के बारे में जाना। हम अगले वाले वीडियो में बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय है वो किस प्रकार से काम करता है, क्या उसके वर्क है, क्या उसके विशेषाधिकार है, इन सभी के बारे में हम अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।